अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये रुपए जो गर्त में जाता जा रहा है, रुपए के गर्त में जाने के पीछे आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो आने वाले वक्त में और भी डेंजर सिचुएशन पैदा कर सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड का प्राइस। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 महीनों में, अगर हम जनवरी से लेकर अभी तक बात करें, तो क्रूड का भाव करीबन 80% बढ़ गया है। और रुपी भी करीबन जो है ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों में 40% डेप्रिशिएट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे मेन फैक्टर है क्रूड का। और क्रूड की भाव बढ़ने की वजह से हमारा रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि क्रूड जब भी हम क्रूड लेते हैं तो हमें वहाँ पर डॉलर पेमेंट करनी होती है, हमें फॉरेन रिजर्व में पेमेंट करनी होती है। तो उसकी वजह से जितना हम क्रूड ले रहे हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी कंज्यूमिंग कंट्री है, चाहे वो आपके खाने के तेल हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल गैस हो, चाहे वो गोल्ड हो, हम हर चीज़ में बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। और ऐसे में अगर हम कंज्यूमर हैं तो जब भी हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं क्वांटिटी में, तो हमें उसका डॉलर पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रूड ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से रुपी यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आया। हालांकि हमने पिछले साल क्रूड में एक फ्लैट मोमेंटम देखा था, कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं हुई थी, मगर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो इंक्रीज हो गए थे। तो यहाँ पर अगर आप पिछले साल के मुकाबले का कंपेयर करेंगे तो हमने करीबन 25 से 30% इस बार ज्यादा इंपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारे रुपी जो है उसमें डॉलर की डिमांड आती है, और रुपी की यहाँ पर डिमांड कमजोर होती है, जिसकी वजह से रुपी यहाँ पर वीक हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि रुपए जो है आने वाले वक्त में मजबूत हो सकता है? अगर मजबूती की ओर बढ़ता है तो कौन से वो फैक्टर होंगे जो रुपए को मजबूती दे सकते हैं? देखिए, अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि रुपी यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब जो फैक्टर अभी चल रहे हैं, सपोज कीजिए कि अगर क्रूड का भाव वापस $60 आ गया, सपोज कीजिए कि गोल्ड में खरीदारी बंद हो गई, या लोगों ने विदेश टूर नहीं किए, तो इन सब चीजों को सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप देखिए कि क्रूड का भाव अगर आज नीचे भी आ जाता है तो उस चीज को फ्लो में आने में टाइम लगेगा। तो अगर सब चीजें आज सेटल होती हैं तो वो 2 या 3 महीने का टाइम लगेगा जब रुपी आपको स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर रुपी को स्ट्रेंथ लेने के लिए बहुत स्ट्रांग बेस चाहिए, जिसमें आपका क्रूड का भाव नीचे आना चाहिए। जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, केवल रिक्वायरमेंट वाली चीजों को हम इंपोर्ट करें। जैसा कि अभी आप देखिए कि ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी 100 kg का बार लगाया गया कि 100 kg से आप ज्यादा गोल्ड नहीं मंगा सकते। तो वो भी एक लगाया गया। तो ऐसी अगर चीजें होंगी तो हमारा रुपी यहाँ पर डिमांड में आएगा। अल्टीमेटली रुपी कब स्ट्रेंथ लेगा? जब रुपी की डिमांड बढ़ेगी। रुपी की डिमांड कैसे बढ़ेगी? या तो हम रुपी में व्यापार करना चालू कर दें कि भाई अगर हम क्रूड ले रहे हैं तो हम रुपी में पेमेंट करेंगे, तो उससे हमारे रुपी की डिमांड बढ़ेगी। या जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम रुपी में पेमेंट करें, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, वो हो सकता है। या वर्ल्ड के अंदर रुपी की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो जाए, मींस लोग डॉलर को भूलकर हर चीज रुपी में व्यापार करना चालू कर दें, तो आपका रुपी के यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। तीसरा मेन पॉइंट कि विश्व की जितनी भी करेंसी है वो सब वीक हो जाए, तो फिर आपकी रुपए की डिमांड बढ़ेगी, तब जाके हमारा रुपी यहाँ पे स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई देगा। तो मींस अल्टीमेटली ये है कि रुपी एक जो है स्ट्रेंथ तभी लेगा जब इंडिया के फेवर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो करेंसी को लेकर हो, चाहे क्रूड को लेकर हो, चाहे फॉरेन जो आपके आउटर जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, वो सब इंडिया के फेवर में हो, तो रुपया आपका स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, जिस तरीके से रुपए हो गया, देश की इकोनॉमी हो गया, इसको लेकर गवर्नमेंट ने जो एक बड़ा कदम उठाया है, गोल्ड की खरीदारी ना करो, और कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स रिजर्व भी इस बार बढ़ा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि अब रुपए को बचाना, एक देश की साख को बचाना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है? गवर्नमेंट के कंधे पे भी वो एक बड़ा कहीं ना कहीं बोझ बनता जा रहा है। तो ऐसे में कौन से वो फैक्टर, क्या लग रहा है कि सरकार किस ओर ध्यान देगी? क्योंकि महंगाई जो है, देखिए लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। घर घर में देखिए सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जो सिलेंडर 1000 रुपए तक का मिल जाता था, आज लगातार बढ़ता जा रहा है इसका दाम। तो बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि आपने क्रूड ऑयल को लेकर भी बोला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है कि रुपये को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में 40% बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि बीच में हमने कोविड भी देखा, कोविड का कंसर्न आया, उसमें वहाँ भी रुपी डेप्रिशिएट हुआ। अब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गई, इसमें रुपी डेप्रिशिएट हुआ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है बेसिकली वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से हुआ है। इनसाइड अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एक ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका रुपी वीक हो रहा है, बट आउटसाइड जो इश्यूज हैं, जो इंडिया के बाहर के इश्यूज हैं, जो फॉरेन आपके इश्यूज हैं, वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। पहले हमने कोविड देखा, देन रशिया यूक्रेन वॉर देखा, देन उसके बाद यूएस और ईरान के बीच में वॉर देखा। अब हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना भी मीटिंग करते हुए नजर आए हैं। वहां भी कोई खास ऐसा निकला नहीं है कि कुछ पॉजिटिव निकला हो। हालांकि दोनों ने, चाइना ने बोल दिया कि भैया आप ताइवान के ऊपर कुछ बात नहीं करेंगे, तो वहां पर भी एक कन्फ्लिक्ट आ गया है। तो कन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि कहीं ना कहीं जो एक
इकोनॉमी को मैनेज करना या इकोनॉमी को सपोर्ट करना वो एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ रहे हैं और रुपी यहाँ पे वीक हो रहा है, तो ये इंडिया के लिए चैलेंज है कि भाई अगर हमने फॉरेन रिजर्व ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो वो हम क्रूड को बाहर से नहीं मंगा पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमें ये लग रहा है कि आगे अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो हम खाली फॉरेन रिजर्व को केवल क्रूड को इंपोर्ट करने में लगाएं। हालांकि रशिया तो कह रहा है कि भाई आप हमसे जितना मर्जी क्रूड आप ले लो, बट कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का जो इशू है, ट्रम्प साहब की तरफ से जो इशू है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा बीच में रोड़ा अटकता हुआ नजर आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि आप रशिया से क्रूड लें। तो एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बन गया है कि सरकार चाहते हुए भी उतना कुछ नहीं कर पा रही है कि जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से जो आउटर इश्यूज हैं वो बहुत हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि गोल्ड पर ही क्यों बड़ा दाव लगाया जा रहा है? क्या गोल्ड ही अब रुपए की साख को बचाएगा? देखिए, गोल्ड एक वैसे तो ग्लोबल करेंसी है, मगर इंडिया में क्या है कि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड में करीबन 25 से 30 हजार टन ऐसा गोल्ड है जो हाउस होल्ड में रखा हुआ है, लॉकर्स में बंद पड़ा है एज पर द डेटा। तो वो कहीं मनी फ्लो में कहीं यूज नहीं है। उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो उतना फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारा जा चुका है। तो अगर हम उस गोल्ड को लेकर आते हैं मार्केट में तो हमारा फॉरेन रिजर्व चलना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि गोल्ड इंडिया के अंदर लोग इसको एज अ लेके रखते हैं, डेड एसेट के तौर पे रखते हैं। गोल्ड ज्वेलरी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अभी पिछले कुछ 10 सालों में गोल्ड बॉन्ड को लेके या गोल्ड ETF को लेके या गोल्ड बार को लेके लोगों का इंटरेस्ट जगा है, मगर पहले लोग गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते थे। और गोल्ड ज्वेलरी क्या है, वो बेसिकली डेड एसेट है, वो मनी फ्लो में यूज नहीं हो रही है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि गोल्ड जो है इंडिया बहुत कंज्यूम करता है, और गोल्ड जब भी लेते हैं वो एक लॉकर का पार्ट बन के रह जाता है। तो जब भी कोई चीज एक लॉकर का पार्ट बन जाएगी, अगर वो मनी फ्लो में नहीं आएगी तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो इसलिए हम गोल्ड ज्वेलरी को हम जनरली डेड एसेट बोलते हैं। तो सरकार को ये है कि अगर आप ज्वेलरी ले रहे हो, देखो मोदी जी ने क्लियर बोला है कि गोल्ड की ज्वेलरी बोली है उन्होंने। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी अगर आप ले रहे हो तो आप केवल उतनी लो जितनी आपको यूज हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यूज करनी तो आप उसको पुरानी को देकर नई आप ले लो, आप नई परचेज मत करो। तो ये इससे क्या है कि आपका मनी फ्लो जो है आपका कंटिन्यूस बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलरी को लेकर है वो डेड एसेट है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जितना हम गोल्ड परचेज कर रहे हैं, अगर हमने उसको ज्वेलरी में ले लिया तो वो हम लॉकर में रख देंगे, बट हमारा फॉरेन रिजर्व यूज हो गया। तो फॉरेन रिजर्व को चलाने के लिए हमको पुराना गोल्ड भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि जो मनी फ्लो है फॉरेन रिजर्व का वो वहां पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे। अच्छा, जिस तरीके से डी-डॉलराइजेशन की लगातार चर्चा भी हो रही है और हर कंट्री ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो करेंसी है वो और मजबूत बनती जाए, तो ऐसे में कितना मुश्किल हो जाएगा डॉलर को पटकनी दे पाना, जो डी-डॉलराइजेशन की बात लगातार चल रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी इसको लेकर? देखिए, डी-डॉलराइजेशन को लेकर सभी कंट्रीज लगी हुई है कि भाई उनकी होम करेंसी रन करती हुई दिखाई दे। खाली इंडिया की करेंसी वीक नहीं हुई है, बाकी और इकोनॉमिक करेंसी भी वीक हुई है। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि उनकी करेंसी स्ट्रेंथ ले। तो वो चाह रहे हैं कि या तो उनकी करेंसी में व्यापार होना चालू हो जाए या उनकी करेंसी की वैल्यू ग्लोबल में इंक्रीज होना चालू हो जाए। तो वो हो नहीं पा रही है क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि यूरोप चाह रहे हैं कि उनकी यूरो चलना चालू हो जाए, चाइना चाह रहा है कि उनकी युआन करेंसी चलनी चालू हो जाए, इंडिया चाह रहा है कि उनका रूपी चलना चालू हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी इकोनॉमीज है जो ये चाह रही है कि उनकी करेंसी के अंदर वैल्यू एडिशन हो और उनकी करेंसी के अंदर व्यापार होने चालू हो जाए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो डी-डॉलरेशन को चाह तो सब रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं या जो उन्होंने काम किए हैं वो डॉलर को स्ट्रेंथ करने के लिए कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला कि अमेरिकन फर्स्ट करके उन्होंने जो नारा दिया तो उससे डॉलर स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई दिया। अब उन्होंने बोला कि भाई आप क्रूड केवल यूएस से लेंगे, तो अगर आप यूएस से क्रूड लेंगे तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो वो अगेन एक डॉलर को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो उन्होंने ट्रेड वॉर किया, वो किस लिए किया कि यूएस स्ट्रांग हो, यूएस की करेंसी स्ट्रांग हो। तो वो सब चीजें जो उन्होंने ली है वो डॉलर को डोमिनेंस में लाने के लिए कर रहे हैं, डॉलर की स्ट्रेंथ बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि उतना डी-डॉलरेशन नहीं हो पा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड में बड़ी बिकवाली हुई है। बॉन्ड की बिकवाली की वजह से क्या हुआ, डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई है। तो ये डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई है। अब आगे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो अगेन डॉलर जंप लेता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से फिर आपकी बाकी करेंसी वीक होंगी। तो डी-डॉलरेशन कर पाना जो है अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि डी-डॉलरेशन शायद अभी जल्दी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टाइम लगेगा और टाइम लगेगा
जब ये वॉर खत्म हो जाएंगी, जब सारी चीज सेटल हो जाएंगी, तब जाके आप डी डॉलरेशन की बात कर पाएंगे, क्योंकि डी डॉलरेशन तब होगा जब सब चीजें सही होंगी, जब आपकी करेंसी काम करना चालू करेगी, जब आपकी करेंसी में व्यापार होने चालू होंगे। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी करेंसी में कोई व्यापार कर सको, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपको क्रूड चाहिए, या तो आपको ईरान से सहमति लेनी पड़ेगी या आपको यूएस से सहमति लेनी पड़ेगी। और अगर दोनों से सहमति आपको लेनी है तो आपको उनकी शर्तों पे काम करना पड़ेगा, उनकी शर्तों पे काम करना पड़ेगा तो आपको उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग ही आपको व्यापार करने पड़ेंगे। अच्छा, डॉलर से और कितना पिटेगा रुपए? देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अभी रुपए के अंदर और वीकनेस हो सकती है। हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में 98 और 100 के लेवल भी देखने को मिले, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है क्रूड के प्राइसेस पे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक ओपन होता हुआ नहीं दिख रहा है, और ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि जल्दी से ओपन होगा, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में कोई समझौता नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस और चाइना डिस्कस कर रहे थे कि भाई वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने के पक्ष में है, बट कोई स्टेप नहीं ले पाए अभी तक, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि इंडिया कोशिश कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो या ईरान के साथ उनकी कोई बातचीत चालू हो जाए जिससे कि सप्लाई चालू हो जाए, बट वो अभी भी जो है उतनी सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पे यूएस ने ब्लॉकेड किया हुआ है पूरा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी पॉजिटिव पॉइंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ओपन होता है, सप्लाई चालू होती है, तो क्रूड के भाव नीचे आ सकते हैं। फिर आपको जो है रुपये यहाँ पर स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई देगा, मगर तब तक मुझे नहीं लगता कि रुपये में कोई स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। जिस तरीके से हमने लगातार देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी जब से बढ़ाई गई है, इसके दाम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ्लक्चुएशन हालांकि दिख रहा है, कभी 1000 घट जाते हैं, लेकिन फिर कभी एकदम 5000 ऊपर पहुंच जाते हैं। क्या लग रहा है कि आने वाला टारगेट क्या होगा? देखिए, गोल्ड सिल्वर में अभी हमने जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, तो हमने कहा था कि 3 लाख चांदी जाएगी। उसके 2 दिन बाद ही चांदी ने 3 लाख 4,000 का हाई बना लिया था। बिल्कुल। अब क्या है कि बेसिकली देखिए, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है 6% से 15%, और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से 2 चीजें हुई है। एक तो डोमेस्टिक मार्केट में भाव बढ़ गए हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भाव टूट गए हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 1500-1600 किलो गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर, और हमारी डिमांड है 800 टन की। तो ये जो 1500 किलो से लेकर 800 टन के बीच का गैप है, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। करीबन 6 ट्रिलियन के आसपास का अमाउंट हम यूज करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बीच में डिमांड सप्लाई का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार ने साथ में बोला कि भाई अब जो गोल्ड एक्सपोर्टर्स, ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं, वो केवल 100 kg ही गोल्ड मंगा पाएंगे, और बाकी अगर उनको मंगाना है तो अपने ऑडिट देना पड़ेगा उनको। तो ये सब चीजें जो कंप्लायंस के इश्यूज आए हैं, उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल में कम हो गई है। मींस अब आपकी डिमांड कमजोर होती हुई नजर आएगी। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आपका डोमेस्टिक प्राइस तो बढ़ गया है, मगर इंटरनेशनल प्राइस करेक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों में करीबन गोल्ड के भाव इंटरनेशनल मार्केट में $150 टूटे हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में करीबन गोल्ड का भाव करीबन ₹5 इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से डोमेस्टिक मार्केट तो बढ़ गई है, इंटरनेशनल मार्केट नीचे आ गई। तो अभी डिमांड कंसर्न बहुत ज्यादा है। जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है, अगर ये इंडिया के ऊपर बैरियर लगे हैं कि आपको गोल्ड 1 साल तक नहीं खरीदना है, ज्वेलरी एक्सपोर्टर 100 किलो तक ही गोल्ड मंगा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल डिमांड को डैम्पन करेगा। और इंटरनेशनल में अगर डिमांड नहीं जाएगी इंडिया की तरफ से, तो इंटरनेशनल भाव टूटते हुए नजर आएंगे। तो हमने कल देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बावजूद भी गोल्ड में करेक्शन आया, गोल्ड का भाव $4500 के आसपास आ गया, क्योंकि इंटरनेशनली जो डिमांड है वो कमजोर होती हुई दिख रही है, और इंडिया की तरफ से डिमांड जो है वो वीक होती हुई नजर आ रही है। अनुजी, सिल्वर और गोल्ड आने वाले वक्त में क्या गिरते हुए नजर आएंगे या सिर्फ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि करेक्शन यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जो बॉन्ड में सेलिंग हुई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चल रही है। अब अगर आप देखेंगे फेड मीटर की अगर आप बात करेंगे तो 60% कंसेशन हो गया कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, डेफिनेटली गोल्ड में गिरावट आ सकती है, और हो सकता है कि गोल्ड आपको $4400 या $4200 तक भी देखने को मिल सकता है। चांदी हो सकता है कि आपको 70 से लेकर $65 भी दिखा सकती है। तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ सकती है। बट हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि भाई 3 से 5 साल आप व्यू बना के चल रहे हैं, कोई गिरावट पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, तो ये जो गिरावट आएंगी वो अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने के लिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपको गिरावट पे बाय करनी है, तो ये जो डिप्स आएंगे ना, ये एक्यूमुलेशन के टाइम के होंगे, जहां पर आप ऐड करके चल सकते हैं। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो भी डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, चांदी क्या लग रहा है कि एक बार फिर से गोल्ड को बीट करती हुई नजर आ सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, अगर हम 1 साल की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ा मूव आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। अपसाइड में ऑलरेडी मूव आ चुके हैं। और देखिए, अगर मैं बात करूं इंडियन ट्रेडिशन को लेके, तो अब आगे मॉनसून का टाइम है। IMD के अनुसार मॉनसून भी स्टेबल आने वाला है, कुछ ज्यादा अच्छा मॉनसून आने वाला नहीं है। अच्छा। तो अगर मॉनसून अच्छा नहीं आया
तो चांदी की डिमांड गिरती है, क्योंकि मानसून अच्छा आने के बाद जनरली गोल्ड सिल्वर में किसान लोग लेते हैं, या जब उनकी फसल बिकती है तो वो एक ट्रेडिशन है खरीदारी करने का, तो खरीदारी करते हैं। तो अगर मानसून सही नहीं आया तो हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको डिमांड कमजोर होती हुई नजर आए। उसके बाद प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, और जो हम इंटरनेशनल मार्केट देख रहे हैं वो वहां पे करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले 2-3 महीनों में आपको इंटरेस्ट रेट का भी क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी कट होने वाले नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो यूएस ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट है, वो अभी लंबा चलने वाला है। हाँ, वो खत्म होने वाला नहीं है। अगर ये लंबा चलेगा तो क्रूड के भाव बढ़ेंगे, और क्रूड हमें लग रहा है कि $130 $150 तक जा सकता है। तो अगर ये क्रूड इतना ऊपर गया तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। जो हमने लेटेस्ट यूएस के डेटा में भी देखा है कि यूएस के डेटा में इन्फ्लेशन बहुत बढ़कर आया है। तो अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फिर आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट आएगी। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है अगर वॉर वाली सिचुएशन नहीं रुकती है, तो चाइना देखिए अब अंदर ही अंदर बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत तेजी से वो गोल्ड बाय कर रहा है। लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है कि इंडिया के लिए आने वाला वक्त क्या कोई टेंशन भरा हो सकता है कि अगर ये लोग कुछ प्लानिंग, जैसे कि आपने इंटरेस्ट रेट की बात करी, तो अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती है तो कितना इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ सकता है? देखिए, ये प्लानिंग का ही पार्ट है। जो मोदी जी ने बोला है कि भैया आप गोल्ड 1 साल तक मत खरीदें, आप पेट्रोल डीजल को एक तरीके से यूज करें, खाने के तेल में 10% की कमी करें, फॉरेन ट्रेवल्स आप ना करें, जो भी इंपोर्ट की आइटम है उसको कम से कम इंपोर्ट करें, आप स्वदेशी पर आप अपनाइए। ये सब प्लानिंग का पार्ट है। क्योंकि देखिए, जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमको फॉरेन रिजर्व देना पड़ेगा। तो फॉरेन रिजर्व देंगे तो फिर हमारे पास जो क्रूड के लिए अमाउंट है वो नहीं बच पाएगा। तो बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारी इस टाइम पे क्रूड, कि हम जिससे हमारी इकोनॉमी रन करेगी। तो इकोनॉमी को रन करने के लिए क्रूड की बहुत रिक्वायरमेंट है, और क्रूड की रिक्वायरमेंट के लिए आपको फॉरेन रिजर्व चाहिए, पर नोबडी नोस कि क्रूड का भाव कहाँ जा सकता है। तो ये एक प्लानिंग का पार्ट है कि अभी से हम उन चीजों पे रोक लगाएं जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की चीजें नहीं है। जो रिक्वायरमेंट की चीज नहीं है हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी फॉरेन रिजर्व बचेगा। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं हम उन पे उस पर खर्च करेंगे, जो रिक्वायरमेंट की चीज नहीं है हम उस पर खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि गोल्ड रिक्वायरमेंट का आइटम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अगर गोल्ड नहीं है किसी के पास तो वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। हाँ। गोल्ड लेके सर्वाइव करना वो एक क्वेश्चन नहीं है, मींस वो रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। उसके अलावा आपके बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। आपको खाने के लिए चाहिए, खाने का तेल आपको चाहिए। अगर फॉरेन रिजर्व बचेगा तो हम खाने का तेल भी मंगा सकते हैं। हमें पेट्रोल डीजल चाहिए गाड़ी जाने के लिए, जॉब जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, वो सब हमें एनर्जी सेगमेंट चाहिए। तो एनर्जी को हमको कंज्यूम करना, एनर्जी हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको फॉरेन रिजर्व पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि हम क्रूड ऑलमोस्ट 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस तरीके से आपने कहा कि क्रूड के जो दाम है वो आने वाले वक्त में अगर बढ़ जाते हैं तो फिर क्या लग रहा है कि फिर क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है? क्या जो गोल्ड हमने देखा था कि पिछले कुछ टाइम पहले जब पिट रहा था तो उसी तरीके से और ज्यादा पिट सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर क्रूड के भाव बढ़ गए, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अभी हमने देखा है कि बैंक ऑफ जापान भी कोशिश कर रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि वो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स जो है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्लस बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। फेडरल रिजर्व ऑलरेडी कह रहा है कि 60% कंसेशन उनके पास आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो इट मीन्स कि सभी सेंट्रल बैंक ये सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हुए तो आपका जो पैसा है वो गोल्ड सिल्वर से निकलता हुआ आपका बैंक में जाना चालू हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी ही कोई बड़ा जंप आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। अगर क्रूड के भाव गिरने चालू हो गए तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन पे ब्रेक लगता हुआ नजर आए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रूड के भावों में गिरावट आती है और एक बड़ी गिरावट आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि 10% गिर जाए, अगर क्रूड के भाव वापस 60 या 70 डॉलर पर आते हैं और वहाँ पे सस्टेन करते हैं तो फिर आपका जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आएगा। फिर ऐसी स्थिति में गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे। अनुज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 60 से 70 डॉलर तक क्रूड ऑयल पहुंच सकता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ तक जाने के चांसेस है? क्योंकि जिस तरीके से तेजी हमने देख ली है, क्योंकि सोना चांदी में अक्सर यही होता है कि जो तेजी पकड़ ली है उससे ज्यादा थोड़ी सी ही कमी देखने को मिलती है, एकदम बड़ा झटका तो नहीं देखने को मिलता। हाँ, तो आप देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 60-70 का रेट आएगा, क्योंकि देखिए अब एक लेसन लोगों को मिल चुका है कि भाई आपको अगर इकोनॉमी रन करनी है तो आपके पास क्रूड के रिजर्व होने चाहिए।
ठीक है। अगर आप मान के चलिए अभी क्रूड का भाव 110 चल रहा है, 90 तक तो हमने देखा है कि एक बार आए भी थे, फिर वहां से शार्प रन अप भी देखने को मिला है। तो अब क्या है कि जब जैसे ही 90-80 डॉलर आते हैं, 90 डॉलर आएगा तो इकोनॉमीज ऐड करना चालू कर देंगे अपने रिजर्व्स में। तो अब ये समझ में आ रहा है कि भाई आपके पास क्रूड के रिजर्व होने चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि बीच में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, नेचुरल कमोडिटीज या नेचुरल जो सोर्सेज थे, उसको इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। तो इस होड़ में क्या है कि सभी इकोनॉमी ऐड होती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारत के पास 60 दिन का है, बट इस लेसन के बाद हो सकता है कि भारत भी ये सोचे कि भाई अपना रिजर्व को बढ़ाया जाए और इसको करीबन 2.5 से 3 महीने का किया जाए, 3 महीने या 4 महीने का किया जाए, क्योंकि हमारा 2 महीने का है अभी, तो उसको बढ़ाकर 4 महीने का किया जा सके। तो अगर ऐसा करोगे तो आपकी खरीदारी जब भी डिप आएगा आपको खरीदारी करने को देखने को मिलेगी। तो ऐसे में 60-70 आना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपको ये 80-90 तक आता हुआ दिखाई दे, बट हाँ, ये 60-70 की रेट पर आता है तो फिर आपको रुपये में स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी, सब कुछ सही होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, क्रूड बढ़ने की वजह से खाली इंडिया को नहीं, सभी को नुकसान होता है। क्रूड का भाव बढ़ेगा तो यूएस में इन्फ्लेशन आएगा, चाइना में इन्फ्लेशन आएगा, इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा। क्रूड का भाव नीचे आएगा तो जितनी भी आपकी ओपेक प्लस मेंबर्स हैं उन सबको इश्यूज आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो सब उनके लिए ब्रेड बटर ही क्रूड है। उनको जितना हाई प्राइस मिलेगा उतना उनके लिए बेटर है। तभी हमने देखा कि यूएई ने ओपेक से बाहर निकल गया यूएई, और उसने बोला कि वो अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा। वो अभी 3.2 मिलियन बैरल प्रोड्यूस कर रहा है, वो अब 5 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करेगा। तो वो अपनी डबल कर रहा है कैपेसिटी, क्योंकि उसको पता है कि हाई रेट चल रहे हैं और आगे हाई प्राइस मिलने वाले हैं, तो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, तो इसलिए वो प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं और डिमांड जो है वो मार्केट में है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं क्रूड का 60-70 डॉलर आना बहुत मुश्किल है। अगर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि ये इंडिया के लिए बहुत गोल्डन चांस होगा, जहां पर आपका रुपये भी स्ट्रेंथ लेगा, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और बाकी एसेट क्लास भी आपकी ग्रो करती हुई नजर आएंगी। डी डॉलराइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं वो फीकी पड़ती जो नजर आ रही है। ऐसे में डॉलर को पटकनी दे पाना कितना ज्यादा इम्पॉसिबल होगा कि अगर कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं की गई, कोई स्ट्रेंथ तैयार नहीं की गई। देखिए, बहुत मुश्किल है डी डॉलराइजेशन में डॉलर को पटकनी देना, क्योंकि ट्रम्प को ये समझ में आ गया है कि भाई पूरी दुनिया किस पे डिपेंड है। उनको पता है पूरी दुनिया तेल के ऊपर डिपेंड है। और वो तेल को ही होल्ड करते हुए चल रहे हैं। उन्होंने वेनेजुएला के को अटैक में कैप्ट कर लिया। ईरान को, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ईरान है, उन्होंने ईरान पे अटैक करके वहां पर इशू क्रिएट कर दिए। तो जो मेन सप्लाई जोन है ईरान, इराक, जो मिडल ईस्ट है, वहां पर उन्होंने तनाव कर दिया और उस तनाव की वजह से क्रूड की सप्लाई जो है कम हो गई। और इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इंडिया ही आप मान के चलिए कि शायद क्रूड के भाव डिसाइड करता है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया की जो डिमांड है वही गोल्ड के भाव डिसाइड करती है। इंडिया की ही डिमांड है जो क्रूड के भाव डिसाइड करती है। मींस एशियन कंट्रीज जिसमें इंडिया सबसे टॉप पर है। तो इंडिया और चाइना जो कंट्री हैं यही आपकी डिमांड को प्राइस तय करती हैं। अगर कोई भी सप्लाई इंक्रीज होगी तो फिर आपके भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। मगर अब ट्रम्प साहब को समझ में आ गया कि भाई क्रूड को लेकर ही आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर आप डोमिनेंस कर सकते हो और क्रूड को लेकर ही पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी, पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी। तो इस वजह से डॉलर को डी डॉलरेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप जहां भी डी डॉलरेशन की बात करोगे वहां पर ट्रम्प आगे आते हुए नजर आएंगे। वो कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा करेंगे जिसमें कि पूरी दुनिया हिल जाएगी।